गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का संकलन। राइट, सदिशों का संकलन यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो संकलन का मतलब होता है योग। ठीक, संकलन मतलब योग, जोड़ना। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि हमें एडिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, योग की जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कैसे करते हैं एडिशन, कैसे हम जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए, हमें एडिशन का जरूरत तब पड़ता है तब हम सदिशों का संकलन करते हैं जब किसी एक वस्तु पे अलग अलग तरह की भौतिक राशियां काम करती हैं। ठीक, और ये जो अलग अलग तरह की भौतिक राशियां किसी एक वस्तु पे काम करती हैं, उसकी वजह से वस्तु में जो व्यवहार उत्पन्न होता है, जैसा वस्तु व्यवहार करता है, उसकी जो नेचर दिखती है, उसको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर किसी वस्तु पे दो अलग अलग तरह की भौतिक राशियां काम कर रही हैं, तो इसका मतलब वो उसकी स्थिति या फिर इसका मतलब कहें तो नेचर, व्यवहार में कुछ न कुछ बदलाव होगा। ठीक, अब वो बदलाव कितना होगा, कैसे होगा, तो उसको गणना करने के लिए, जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सदिशों का संकलन यानी सदिशों का योग। राइट, एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए कोई शिप है, कोई जहाज है। ठीक, कोई जहाज पानी में ऐसे जा रहा है और जहाज के टॉप पे झंडा लगा हुआ है। ठीक, ये समझ रहे हैं आप, ये एक शिप है, जहाज है, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। ठीक, जब जहाज इधर जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की ओर, तो जहाज के ऊपर जो झंडा लगा है वो झंडा किधर फहरेगा, किधर उड़ेगा, तो वो इस साइड उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि हवा की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो झंडा किधर उड़ेगा, इस डायरेक्शन में उड़ेगा। राइट, अब यदि जहाज मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक, किसी इस डायरेक्शन में जाने लगा, मान लीजिए वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, दक्षिण की दिशा में जा रहा है, तो जहाज की दिशा हुआ दक्षिण की ओर, और तो उसके विपरीत झंडा किधर उड़ेगा, तो झंडा उड़ेगा नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो झंडा किसकी वजह से उड़ रहा है? हवा की वजह से। तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज मिलती हैं, दो राशियां मिलती हैं, और अलग अलग दिशा में मिलती है। किस किस दिशा में? एक नॉर्थ, एक साउथ। साउथ में किसकी दिशा है, किसका वेग है? जहाज का, शिप का। और झंडा का वेग किधर है? हवा के कारण ऊपर की ओर। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये नाव की जो दिशा है वो साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ हमारी जहाज जा रही है, और जो झंडा उड़ रहा है वो ईस्ट की ओर उड़ रहा है, मतलब पूर्व की ओर झंडा उड़ रहा है। ठीक, तो अब बताइए इनके बीच क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, तो इनके बीच जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी परिणामी। तो क्या बोलेंगे इसको हम? परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश हम कैसे निकालते हैं? दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ के। ठीक, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जब भी हम सदिशों का संकलन करेंगे यानी सदिशों का योग करेंगे, जब भी हम सदिशों का योग करेंगे, चाहे वो दो हो या फिर दो से अधिक हो, राइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आंसर हमें निकलता है उससे जो उनका ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है, हमारे पास परिणाम आता है, उसको हम बोलते हैं परिणामी, उसको हम बोलते हैं परिणामी सदिश। ठीक, सदिशों का हम योग करेंगे। ठीक, दो अलग अलग भौतिक राशियां हमारे पास, तो उनसे जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं परिणामी सदिश। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए, सदिशों को जब भी हम जोड़ते हैं ना, तो उसके कुछ नियम हैं, जो नियम को हमें फॉलो करनी पड़ते हैं, कुछ उनकी शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग भौतिक राशियां हैं तो उनको आप जोड़ दिए तो आंसर आ गया आपका। हो सकता है कि आपका आंसर जो आया है वो गलत हो। गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने सदिशों के नियम का हो सकता है पालन नहीं किया होगा। तो सदिश का नियम क्या है कि किसी एक वस्तु पर समान प्रकृति के दो सदिश होने चाहिए। ठीक,
फिर से सुनिए, किसी एक वस्तु पर समान प्रकृति के दो सदिश होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि सदिश कितने होने चाहिए, समान होने चाहिए और दो होने चाहिए। ठीक, कोई जरूरी नहीं है दो है, मतलब समान होने चाहिए, ये कंडीशन है कि सदिश कैसे होने चाहिए, समान प्रकृति के होने चाहिए। समान प्रकृति यानी जिस चीज का आप निकाल रहे हैं वही का ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप 5x + 2x को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 3x, अरे 7x, राइट। अगर मैं वहीं पे आपसे बोलूं कि 5x + 2y को जोड़िए, यहाँ पे दो अलग अलग भौतिक राशियां आ गई, दोनों का नेचर अलग बदल गया, एक x क्वांटिटी है दूसरी y क्वांटिटी है। अब मैं आपसे बोलता हूं इसको जोड़ के बताइए, तो आप जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक, तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कोई वेग राशि को जोड़ रहे हैं, वेग एक सदिश राशि है जिसको जोड़ेंगे तो वेग को हम वेग के साथ ही जोड़ सकते हैं। इसी टाइप से बल को हम बल के साथ ही जोड़ सकते हैं, विस्थापन को हम विस्थापन के साथ ही जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वेग को बल के साथ जोड़ दिए। मल्टीप्लीकेशन संभव है, गुणा आप कर सकते हैं, 2x × 3y आप कर सकते हैं गुणा, कितना आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। ठीक, गुणा संभव है, भाग भी संभव है, लेकिन जोड़ और घटाना संभव नहीं है, अलग अगर दो राशियों की अलग अलग दिशाएं हो तो, राइट। तो आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लेंगे एक चीज कि शर्त, किसकी शर्त है ये, सदिशों के संकलन में शर्त क्या है, किसी एक वस्तु पर समान प्रकृति के सदिश होने चाहिए। ठीक, कैसी प्रकृति होनी चाहिए उनकी, समान प्रकृति होनी चाहिए। ठीक, अगर आप वेग सदिश का आप जोड़ रहे हैं, उसका संकलन कर रहे हैं, तो वेग को वेग के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक, वेग को वेग के साथ ही हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इसी टाइप से बल को आप बल के साथ ही जोड़ सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक, ऐसा नहीं कि आप वेग और बल को दोनों को जोड़ दिए, ठीक, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सदिश का संकलन है, सदिशों का जो संकलन है, इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। तो अलग अलग नियम हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो ये टोटल 3 नियम हैं जिनके आधार पर हम सदिशों का एडिशन करते हैं, सदिशों का संकलन यानी योग करते हैं। तो इसमें पहला नियम है डियर स्टूडेंट्स, पहला नियम है त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, ठीक, ट्रायंगल मेथड। और दूसरा नियम है इसमें समांतर चतुर्भुज नियम, मतलब पैरालेलोग्राम, ठीक, पैरालेलोग्राम मेथड। और तीसरा नियम एक होता है एकांक सदिश नियम। एकांक सदिश नियम यानी यूनिट वेक्टर मेथड। तो 3 मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम सदिशों का योग करते हैं। पहला है त्रिभुज नियम, ट्रायंगल मेथड। दूसरा है समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम मेथड। तीसरा है एकांक सदिश नियम यानी यूनिट मेथड, यूनिट वेक्टर मेथड। ठीक, तो चलिए अब हम आगे एक एक करके सभी को हम समझना स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो अब हेडिंग डालिए, सदिश योग का, हेडिंग क्या डालेंगे आप, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, ये हेडिंग डालिए आप।
ठीक, हेडिंग डाल के इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं जो 4 लाइन की है, इसके बाद इसको समझेंगे। राइट, चलिए त्रिभुज नियम का परिभाषा देख लीजिए कि त्रिभुज नियम होता क्या है। इसको आप रीड कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं। ठीक, दो सदिश हैं जो कि त्रिभुज की दो क्रमागत यानी लगातार भुजाओं द्वारा निरूपित होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं, तो उनका परिणामी सदिश उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक, तथा दिशा प्रथम सदिश के मूल बिंदु से दूसरे सदिश के शीर्ष की ओर होती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे एज इट इज अपनी कॉपी में और पढ़ लेंगे। ठीक, बड़ा तो नहीं हो गया शिवम? कुछ बड़ा नहीं है, अभी समझेंगे ना तो काफी छोटा लगेगा ये। तो देखिए आप समझते हैं इसको। तो देखिए कहा गया है कि दो सदिश कितने होने चाहिए? 2। तो चलिए हम इसको जो हम त्रिभुज नियम को अभी जो समझाएंगे वो ग्राफीय मेथड लेंगे। ठीक, ग्राफीय विधि द्वारा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हमने सदिश ले लिया। ठीक, एक सदिश ऐसा और एक सदिश ऐसा ले लिया। 2 सदिश की बात थी, हमने 2 सदिश ले लिया। ठीक, अब दोनों सदिश कैसे हैं? विपरीत दिशा में है, एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। ठीक, यहां से यहां तक की जो लाइन है इसको हम लोग समझे थे कि ये क्या है, इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये लाइन ऐसे मिला हुआ है। ठीक, जो कि बता रहा है कि एक सदिश राशि है जिसमें कि दिशा और उसके साथ साथ क्या है, परिणाम भी है। राइट, समझ में आ रही बात? ठीक, तो हम क्या किए कि इसका हमने नाम दे दिया ए। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया ए वेक्टर और इसका हमने नाम दे दिया वी वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई ना? यहां से यहां तक हमने 2 सदिश बनाया है ग्राफीय विधि से, और सदिश में ग्राफीय मेथड में क्या ये बता रहा है, परिमाण प्लस दिशा। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया ए वेक्टर, इसका हमने नाम दे दिया वी वेक्टर। ये यहां तक हो गया। उनका परिणामी सदिश उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिणामी सदिश। तो जब यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट त्रिभुज नियम लगाएंगे ना, त्रिभुज नियम लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा। ठीक, तो इसको जब आप दोबारा ड्रॉ करेंगे, तो दोबारा जब ड्रॉ करेंगे तो ये तो जैसा है, आप इसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसी ये लाइन है ऐसा ही हम यहाँ पे एक बना दिए ऐसे। इसी को ए वेक्टर को, इसका हमने नाम दे दिया ए वेक्टर, और ये क्या है उसका मूल बिंदु और ये क्या है उसका शीर्ष। राइट, दिख रहा है ना? अब देखिए, अब कंडीशन ये है कि हम जोड़े किसको, इस v वाले वेक्टर को हमें, क्योंकि त्रिभुज बनाना है इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। यही तो हम करना चाह रहे हैं। ठीक, तो जब हम इसको योग करेंगे तो त्रिभुज नियम में एक कंडीशन है कि ये इसका जो योग होगा ना, इसका जो मूल बिंदु है, ये वाला मूल बिंदु इस पहले वाले सदिश के शीर्ष पे होना चाहिए। ठीक, तो इसका शीर्ष यहाँ है और इसका मूल बिंदु यहाँ है। तो आप इस बी वाले वेक्टर को जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसके शीर्ष से लग के ऐसे जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? हमने ना तो इसको चेंज किया है ना तो इसको चेंज किया है, ये जैसा था वैसा ही यहाँ बना दिया, ये जैसा था वैसा ही यहाँ बना दिया। और जब हमने पहले सदिश से दूसरे सदिश को जोड़ा तो कंडीशन ये है त्रिभुज नियम में कि जब आप इसको जोड़ते हैं तो इसका जो मूल बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आना चाहिए पहले वाले सदिश के शीर्ष पे, और हमने इसको शीर्ष पे रखा और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। इसकी डायरेक्शन इधर थी तो इधर हमने लगा दिया, और ये क्या है हमारा वी वेक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए हमें क्या चाहिए, परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला सदिश है और दूसरा सदिश है, इन दोनों भुजाओं को जब हम किसी तीसरे भुजा के बराबर कर देंगे, जोड़ देंगे, तब जाके हमें मिलेगा परिणामी सदिश। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, मतलब ये वाला शीर्ष और ये वाला मूल बिंदु आप जोड़ देंगे, तो ये वाला जो हमारी भुजा है, ये वाला जो त्रिभुज की भुजा है, वो क्या देगा हमें, परिणामी सदिश देगा। क्या देगा, परिणामी सदिश देगा। राइट,
परिणामी सदिश हमें मिल गया, हमने इसको ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़ा, मतलब ये क्या दे रहा है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो क्या है हमारा, इसको जोड़ने पे जो हमें मिलता है, योग करने पे उसको बोलते हैं हम परिणामी सदिश। और परिणामी सदिश को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे आर वेक्टर से। यही हमें चाहिए था और हमें मिल गया। ये आर क्या है, ये आर है हमारा परिणामी सदिश। ये आर वेक्टर क्या है, परिणामी सदिश, जो कि अलग अलग दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने पे आया हुआ है। ठीक, अब रही बात आगे की कि दिशा किधर होगा। ठीक, अब कंडीशन हो गया कि हमें दिशा भी इसमें दिखाना है। ठीक, ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो दिशा के लिए हम क्या करते हैं, हम दिशा के लिए ये करते हैं कि जो ये इसका प्रथम सदिश है, जो ये प्रथम सदिश वाली लाइन है, इसका जो मूल बिंदु है उसके तरफ से जो इसका दूसरे सदिश का शीर्ष है उसकी ओर दिखा देते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिशा प्रथम सदिश के मूल बिंदु से दूसरे सदिश के शीर्ष की ओर होती है। तो हमने इसको डायरेक्शन लगा दिया। ठीक, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके शीर्ष की तरफ जा रहा है, तो हमने दिशा इसका इधर दिखा दिया। राइट, समझ में आई बात। तो ये है त्रिभुज नियम किसका, सदिश योग का। अगर आपको ये चीज अगर समझ में आ गया, अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा, तो आप मुझे एक सवाल का आंसर कीजिए कॉपी में, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। एक सदिश ये है हमारे पास, इसका हमने नाम दिया पी वेक्टर। दूसरा सदिश है हमारे पास ऐसा, इसका हमने नाम दिया क्यू वेक्टर। अब इसका परिणामी सदिश आप निकाल के दिखाइए हमको। ठीक, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसको कैसे करेंगे, तो हम इसके मूल बिंदु को कभी चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये ऐसा हमने बनाया, क्या है ये, पी वेक्टर। ठीक, त्रिभुज नियम में क्या होगा, अब इसे अगर हमें जोड़ना है तो इसके शीर्ष पे जोड़ेंगे इसके मूल बिंदु को, तो ये किधर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा डायरेक्शन इसका। और ये क्या है हमारा क्यू वेक्टर। राइट, अब जैसे ही आप इसको मिला देंगे ऐसे इसके साथ, तो ये वाली जो लाइन होगी ये हमें देगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, जो बराबर होगा परिणामी सदिश के, यानी आर वेक्टर। राइट, ठीक, तो अगर दिशा किधर होगा, तो दिशा हमेशा किधर होगा, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से शीर्ष की ओर, तो दिशा हम इधर दिखा देंगे। बस हो गया हमारा, बन गया ये त्रिभुज नियम। ठीक, बात समझ में आई यहां तक। तो ये था त्रिभुज नियम। अब आगे बढ़ेंगे हम अगला नियम लेंगे समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा और फिर इसके बाद अब पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज नियम कि वो क्या होता है। समांतर चतुर्भुज नियम का परिभाषा देखिए आप क्या है। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं, तो उनका परिणामी सदिश उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होता है तथा दिशा प्रतिच्छेद बिंदु से विकर्ण की ओर होती है। सेम है जैसा आपने त्रिभुज नियम का परिभाषा लिखा था, सेम वैसा ही है। ठीक, उसमें क्या था कि उसमें तीसरी भुजा के जोड़ने पे परिणामी सदिश आ रहा था, और यहाँ पे क्या कैसे परिणामी सदिश आएगा, चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा। जब उसके हम चतुर्भुज में विकर्ण बनाएंगे, तब वो जो विकर्ण वाली लाइन होगी वो हमें प्रदान करती है परिणामी सदिश, और उसी विकर्ण की ओर ही उसकी दिशा भी होती है। ठीक, तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज पढ़ा होगा, जानते होंगे कैसा इसका एक फिगर होता है। तो जैसा होता है चलिए हम बनाते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ऐसा। ठीक, समांतर चतुर्भुज यानी ये लाइन पैरेलल होगी नीचे वाले लाइन के। ये तिरछा बन गया लगता है, रुक जाइए थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाया जाए, इसका बहुत काम है अभी। ठीक, ये ऐसा हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। राइट, अब
इसका हमने कुछ नामकरण कर दिया, इसको हमने O बोला, इसको P बोला, इसको Q बोल दिया और इसको S बोल दिया। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली ये लाइन बराबर है इसके और ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक। और अब हमें क्या देना है, दो सदिश दिखाने हैं, तो दो सदिश हम इसको दिखा देते हैं। और चलिए इसको हमने कहा ये वाली ए सदिश है, ठीक। अगर ये वाली ए सदिश है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन में हमने दिखाया इसकी डायरेक्शन ऐसी। और इसको हमने कहा ओ क्यू को ये बी सदिश है और जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो यहां पे हमने दिखाया ऐसे, राइट। अब ये दो अलग अलग दिशाओं में हमें दो सदिश राशियां मिल गई, एक ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर। अब हमें निकालना है परिणामी सदिश क्या होगा इन दोनों को जोड़ने पे। तो हमने क्या किया कि इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया एक लाइन से, ठीक। तो यहां से यहां हमने क्या किया कि एक लाइन बनाया, इनका जो कॉमन पॉइंट है, ठीक। तो ये वाली जो लाइन है जिसको हम सभी जानते हैं किसके रूप में, डायगोनल के रूप में, विकर्ण के रूप में। और यही विकर्ण हमें क्या प्रदान करेगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ठीक। ये बराबर होगा किसके, आर वेक्टर के। और आर वेक्टर क्या है हमारा, परिणामी सदिश है, ठीक। ये जो विकर्ण है चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होता है क्या, परिणामी सदिश, ठीक। अब रही बात किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन किधर दिखाएंगे, तो डायरेक्शन हम इधर की ही ओर दिखाएंगे, इधर विकर्ण की ओर। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, ये है, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट जहां पे ये मिल रहे हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर। और यहां से जो विकर्ण ऐसे जा रहा है, तो जो विकर्ण की दिशा है उधर ही हमने क्या दिखा दिया, इस परिणामी सदिश का डायरेक्शन दिखा दिया, दिशा दिखा दिया, राइट। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए, अब यहां पे काम खत्म हुआ नहीं। अब ये जो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, अब ये जो डायगोनल है इसको हमें गणना करना है कि ये वास्तव में होता कितना है। तो वास्तव में होता कितना है, तो इसको गणना करने के लिए अब हमें इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां से ये जो लाइन है यहां से हमने ये इसको बढ़ाया और डॉट 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 करके ऐसे ले आया और इसको बढ़ा के हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक। अब ये जो पॉइंट जहां पे ये मिल रहे हैं उसको हमने नामकरण कर दिया, ये एन है। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं, ये और ये लाइन, तो अगर ये ए वेक्टर है, इसका परिमाण यदि ए है तो इसका भी परिमाण कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, ए ही होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये पी है, या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों जो वेक्टर हैं ये कुछ ऐसा है, ठीक। ये कट रहे हैं आपस में, ऐसे कुछ कट रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे तिरछा जा रहा है, अगर इसको बढ़ा देंगे ऐसे तो कुछ ये थीटा बना रहा है, एंगल बनेगा इनके बीच। तो उसी एंगल को अब हमें दिखाना है, उसी एंगल को हमें दिखाना है। तो ये यहां से यहां तक कितना एंगल होगा, जो इस वाले और इसके जो हमारी संलग्न भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, उनसे हमें थीटा मिल रहा है, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। बात यहां तक समझ में आई, ठीक। अल्टरनेट एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी गणना करनी है। इसका हमें पता है कि एस क्यू कितना है और हमें पता करना है कि क्यू एन कितना होगा और एस एन कितना होगा। तो अब हम आगे चल के हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन काफी आसान है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि हमने त्रिभुज नियम में डेरिवेशन नहीं कराया था और इसमें करा रहे हैं। तो देखिए, वहां पे हमने इसलिए नहीं कराया था कि त्रिभुज नियम में ज्यादातर हम ग्राफिकल विधि का यूज करते हैं। ग्राफिकल विधि में हम आसानी से उसका रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश निकाल लेते हैं, ठीक। और रही बात उसमें डेरिवेशन की, तो जो डेरिवेशन आप इसके लिए डिराइव करेंगे वही डेरिवेशन सेम त्रिभुज के नियम में भी होता है। बोले तो एकदम डिट्टो, ठीक, 2 कॉपी है उसका। तो इसीलिए हम बार बार क्यों करें उसको, एक ही बार कर लेंगे तो उसी में हमारा सब हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इतना आप हटा दें, ये जो ब्लैक वाली लाइन ऊपर है इसको पूरा हटा देंगे तो ये देखिए फिर से क्या बन जा रहा है, ये दोबारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा।
तो जो डेरिवेशन इसका हम करेंगे रिजल्टेंट के लिए, परिणामी सदिश के लिए जो निकालेंगे, वही किसके लिए भी होता है, त्रिभुज के लिए भी होता है। ठीक, राइट। तो अब हम छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे आगे कि वो डेरिवेशन क्या है।